हाय एवरीवन। जैसे आप सबको पता ही है कि अभी जीएसटी में रिसेंटली जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह से 18 जुलाई ऑनवर्ड्स राइस और फूड ग्रेन्स और कर्ड मिल्क लस्सी ऐसे बहुत सारे आइटम्स के ऊपर जीएसटी लगा दिया गया है 5%। सो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या उसके अंदर इंट्रिकेसीज हैं, क्या डेफिनेशंस हैं, किसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, किसके ऊपर नहीं होगा। आज हमारे साथ यहाँ पे सी अरुण बरलिया, दीपक मिस्टर दीपक गुप्ता एडवोकेट और हमारे और एसोसिएट्स इन्वॉल्व हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अरुण जी से बोलूंगा कि एक बार ही थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड दे दें इस चीज के बारे में कि एग्जैक्टली किन के ऊपर ये अप्लाई करेगा और क्या डेफिनेशंस हैं जिसकी वजह से ये क्या चेंजेस आए हैं जीएसटी के अंदर 18 जुलाई से, जिसकी वजह से ये 5% की एप्लीकेबिलिटी होगी। ओके, गुड इवनिंग ऑल। आपको पता है कि फूड ग्रेन के ऊपर जीएसटी हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, जो कि नोटिफिकेशंस अभी नए आए हैं। वाइड नोटिफिकेशन जो इनिशियली जो नोटिफिकेशन नंबर 1 था, जो कि गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल था, तो उसमें ये है कि जो भी पहले ब्रांडेड का कंसेप्ट था, नाउ दैट हैज बीन विथड्रॉन। पहले सिर्फ ब्रांडेड के ऊपर में जीएसटी लगता था फूड ग्रेन आइटम्स के ऊपर में। नाउ दैट हैज बीन विथड्रॉन एंड एज पर द न्यू नोटिफिकेशंस अब ये हो गया है कि कोई भी प्री पैकेज एंड लेबल्ड एनी कमोडिटी विच इज प्री पैकेज एंड लेबल्ड, उसके ऊपर में जीएसटी 5% लगेगा। एंड फॉर दैट they have also defined the word pre-packaged and labeled in the explanation to the notification. Whereas उन्होंने कहा है कि pre-packaged commodity defined, it is to be taken from the definition which has been given under the section 2L of the Legal Metrology Act. As per that definition, pre-packaged commodity को उन्होंने define किया। ठीक है सर। उसके बाद उन्होंने कहा कि द पैकेज कमोडिटी विच इज डिफाइंड इन 2L ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, in which the commodity is pre-packed or labeled securely affixed thereto, is required to bear the declaration under the provisions of the Legal Metrology Act and the rules made thereunder. Meaning thereby कि जो भी प्री पैकेज कमोडिटी है, अगर वो प्री पैकेज्ड है, कोई भी कमोडिटी अगर प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड है, उस पैकेज के ऊपर कोई भी डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर, उसके ऊपर में आपको जीएसटी 5% लगेगा। एप्लीकेशन में जो एक्सप्लेनेशन में जो डेफिनेशन दी गई है, एज पर दैट डेफिनेशन कोई भी पैकेज which contains a predetermined quantity of a commodity, if that package is required any declaration as mentioned in the legal metrology act. अभी तक हम किसी होलसेल पैकेज या रिटेल पैकेज का कंसेप्ट कहीं भी नहीं आया अभी तक। इस पे डिक्लेरेशन देना है, उस पे जीएसटी लगेगा, चाहे वो रिटेल पैकेज का हो, चाहे वो पैकेज होलसेल पैकेज का हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि रिटेल और होलसेल की जो एक बात प्रेस रिलीज में कही थी ना, उसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं पहले, क्योंकि प्रेस रिलीज में रिटेल वर्ड यूज था, नोटिफिकेशन में वो रिटेल वर्ड हैज बीन ओमिटेड। अभी तक ऐसा कोई डेफिनेशंस के हिसाब से जो एक्सप्लेनेशन में दी गई है, रिटेल और होलसेल का कोई कंसेप्ट नहीं है। ओनली थिंग विच इज टू बी टेकन इन माइंड कि उस पैकेज पे डिक्लेरेशन इज नीडेड by the Legal Metrology Act or some exemption has been provided for this. तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के हिसाब से सर अगर हम चलते हैं तो देयर इज नो सच स्पेसिफिक एग्जम्पशंस इन रिगार्ड टू दिस। हाउएवर इन चैप्टर नंबर 4 ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट एक जनरल एग्जम्पशन इज गिवन, और वो जनरल एग्जम्पशन सर वो जो कहता है, उन्होंने सर क्या एग्जम्पशन दिए है चैप्टर नंबर 5 में कि अगर नेट वेट आपका 10 ग्राम और 10 मिलीलीटर से अगर कम हो तो उस पे एग्जम्पशन है, या कोई पैकेज फास्ट फूड कंटेन करता हो जो कि होटल्स वगैरह से पैक किए जाते हैं और रेस्टोरेंट से पैक किए जाते हैं, ड्रग्स और मेडिसिन से रिलेटेड है,
or any other item, any thread which is sold in the coil form to the handloom weavers. यहाँ पे एग्रीकल्चर फार्म प्रोड्यूस को भी एग्जम्पशन दी गई थी, बट that has been withdrawn with effect from 23rd of January 2017. This is the general exemption which is given in the Metrology Act. So now the question I am coming back to कि ऐसा कौन सा पैकेज है जिस पे डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां भी डिक्लेरेशन की जरूरत है that will attract 5% of the GST. ये बात क्लियर हो गई. कोई प्लेन बैग विदाउट एनी डिक्लेरेशन, विदाउट एनी मार्क, विदाउट एनी लेबल, that intend to be the sale by the farmer, जो गवर्नमेंट की एक इंटेंशन है, वो तो बाहर है. उसके बाद अगर कोई भी बैग लेबल होगा या मार्क होगा या डिक्लेरेशन होगा, that is to under ambit of the GST. We will decide later on. बट मैं यही कह रहा हूँ कि अब हमने एक मोटस जो था वो तो आ गया है. अब हम क्वेश्चन आंसर्स में लें, और या अरुण जी और कुछ इसमें क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं? सर इसमें एक क्लैरिफिकेशन मैं अभी और देना चाहूंगा कि जो हम एग्जम्पशंस की बात कर रहे थे वो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के चैप्टर नंबर 2 में, जो कि उसका रूल 3 है, वहां पे एक एग्जम्पशंस दी गई है कि किसके ऊपर कौन से रिटेल पैकेजेस हैं जिसके ऊपर ये डिक्लेरेशंस एप्लीकेबल नहीं होंगी. रिटेल पैकेज की बात कर रहा हूं मैं, जिनके ऊपर ये एग्जम्पशंस एप्लीकेबल नहीं होंगी. तो वो है पैकेज मोर देन 55 केजीज. सेकेंड आता है सीमेंट, फर्टिलाइजर्स और एग्रीकल्चर फार्म प्रोड्यूस अबव 50 केजीज. एंड थर्ड है पैकेज मेंट फॉर इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर्स. यहाँ मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, यहाँ कोई एग्जम्पशन नहीं गई है. यहाँ सिर्फ ये कहा गया है कि दिस चैप्टर इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस 3 आइटम्स. मे बी सम अदर चैप्टर ऑफ द एक्ट और रूल is applicable on these items of the legal metrology act or the rules. अब हम अगर चैप्टर 2 की बात करें तो सर चैप्टर 2 इज फॉर द रिटेल पैकेजिंग. तो ये बात होगी कि रिटेल पैकेजिंग के जो रूल्स हैं वो इन 3 आइटम्स पे एप्लीकेबल नहीं होंगे. ठीक है अरुण जी, हमारे पास ना only thing is this chapter is not applicable to these 3 items. It is very point to note that कि जो अरुण जी कह रहे हैं. और so if we come to the chapter number 3 which is applicable to the wholesale package. wholesale package में भी क्या है, वहां ये बोला गया है कि every wholesale package shall bear the declaration, जो कि रूल 24 है. वो क्या कहता है कि every package should bear the declaration with regard to the name and address, then identity of the commodity, and the third part is the total number of the retailed package contained therein. तो एग्जम्पशन सर अभी भी नहीं मिल रही हम लोगों को, क्योंकि इसमें एक प्रोविजन किया गया है होलसेल पैकेज में कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल शेल अप्लाई इन रिलेशन टू अ होलसेल पैकेज इफ अ डिक्लेरेशन स्पेसिफाइड इन दिस रूल is required to be made on wholesale package by or under any other law for this time being in force, whether it is related to FSI or not. Whether it is more than a 25 or below the 25. The confusion is going on in the food industry. Confusion is still going on. नहीं I'm coming to the point. अभी तक जो 10 kgs और more 10 और more रिटेल पैकेजेस की जो बात हो रही है, या 25 kg को जैसे, ये एग्जम्पशन नहीं है सर. दिस इज ओनली कि यहाँ पर चैप्टर 2 का एप्लीकेबिलिटी नहीं है, बट इट मे फॉल अंडर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ चैप्टर 3 जहां हम होलसेल पैकेज की बात करते हैं. व्हाट वाज द बिहाइंड कि इसको यहाँ पर why this was taken कि इसके ऊपर चैप्टर 2 का एप्लीकेबिलिटी नहीं होगा, कि 25 kg से ऊपर का जो मटेरियल है दैट इज नॉट इंटेंडेड टू बी सोल्ड इन अ रिटेल मार्केट. ट्रू. इसको यहाँ से बाहर किया गया. सेकेंड थिंग, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स और एग्रीकल्चर फार्म प्रोड्यूस कैरिंग मोर देन 50 kgs, उसको भी इसलिए यहाँ से बाहर किया गया क्योंकि वो रिटेल सेल में नहीं बिकता है इन जनरल पार्लेंस. एंड थर्ड, जो इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर्स हैं
दैट इज नॉट फॉर रिटेल सेल, दैट इज वाई इसको भी रिटेल सेल के परव्यू से बाहर कर दिया गया। तो हमको एग्जम्पशन तभी मिल पाएगी इफ यहाँ पे डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिटेल सेल पे भी हमें डिक्लेरेशन की जरूरत है, और होलसेल जैसा मैंने कि आपको बताया है कि रूल 24 जो है अंडर चैप्टर 3, वहां पर भी डिक्लेरेशन की जरूरत है। तो आइदर इट इज अ रिटेल पैकेज और एन होलसेल पैकेज, डिक्लेरेशन इज मस्ट। बट अरुण जी, एक क्वेश्चन अब यहाँ पे होलसेल पैकेज पे है मेरा आपसे, कि होलसेल पैकेज को उन्होंने डिफाइन करा है कि होलसेल पैकेज इज अ पैकेज व्हिच कंटेन्स a certain number of retail packages. But suppose in our case, suppose आज एक चावल की पैकिंग है जो एक it's more than 25 kgs and it is a wholesale package, but it does not contain number of retail packages. वहाँ पे मतलब लूज चावल है उस पैकेट के अंदर 40 kgs के 50 kgs के, so that is not covered under the wholesale package definition, and that is not either a retail package as well. If you go for the definition of the wholesale package, which is defined under section 2R of the legal metrology rules, जी सर अभी आपने उसका फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ले लिया कि which contains a specified number of packages, उसी के सेकेंड डेफिनेशन और है which says a commodity sold to an intermediary in bulk. वो तो सर होलसेल डीलर की डेफिनेशन है, होलसेल पैकेज नहीं डीलर वर्ड नहीं है सर, दैट इज होलसेल पैकेज की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2R ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स, पैकिंग रूल्स। वहां वो कहता है कि होलसेल पैकेज मींस अ पैकेज containing a commodity sold to an intermediary in bulk to enable such intermediary to sell such commodity to the consumer in the smaller quantities. अब सर आपका कोई पैकेज है 30 kgs का, आप उसको इंटरमीडियरी को सेल कर रहे हो so that it can be further sold off in the smaller quantities. तो अगर आपका कोई बैग 30 kgs का है, that will come under the definition of the wholesale package, and for the wholesale package you will fall under the rule 22 chapter 3, and where you will where you are required to give certain declaration. 3 declarations are mentioned there. Therefore, from my point of view, even if your package is containing 30 kgs of a commodity, you will fall under the definition of the wholesale package, and you are required to give the declaration mentioned in rule 24 of chapter 3, and as a result 5% GST will be applicable. सब मैं बीच में बोलना चाहूंगा, अरुण जी ने ना ट्रेड के हिसाब से 30 kg ले लिया है, लेकिन 26 किलो 0.1 ग्राम भी उस होलसेल में आएगा। हाँ, मतलब इन एनी केस मतलब 2500 पर कितने की भी पैकेजिंग है, अगर हाँ एनी पैकेज, लेट इट बी 50, लेट इट बी 60, लेट इट बी 100 kgs एज वेल। तो हम अब ना प्रैक्टिकली क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं जो कि ट्रेड इंडस्ट्रीज में रोल आउट हो रहे हैं, ताकि हम उसको एप्लीकेबिलिटी और उसकी क्लैरिफिकेशन दे पाए। उसके लिए मैं एक क्वेश्चन पुट अप करना चाहूंगा फर्स्ट, कि अरुण जी जैसा आपने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में ही बताया, जहां आपने एम्फेसिस भी बहुत दिया उस पे कि इज रिक्वायर्ड टू, जहां पे रिक्वायर्ड है डिक्लेरेशन। नाउ अब मेरा वही उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि सपोज आज मेरा एक प्लेन पैकेजिंग है, मतलब वो कितने भी केजीज के है, आई एम नॉट डिफाइनिंग दैट, लेट्स सपोज इट्स 10 kg का पैकेज है एक, लेकिन वो बिल्कुल प्लेन है। इट इज नॉट अ कंसीडरेशन पॉइंट if it is a plain bag without any label, without any mark and without anything, that is not under the consideration of the legal metrology act. तो वो सेल हम उसमें जीएसटी एम्बेड नहीं लग सकता। बट दीपक जी, मेरा क्वेश्चन यही है कि उसके ऊपर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के हिसाब से रिक्वायर्ड तो है वो डिक्लेरेशन छापना, बट आई एम नॉट डूइंग दैट। मैं इंटेंशनली उसको अवॉइड कर रहा हूँ, मैं इंटेंशनली लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट को वायलेट कर रहा हूँ। नहीं मैं वायलेशन के अंदर बेच रहा हूँ प्लेन कट्टा, तो क्या मेरे ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? कि no one in the industry want to do any without any with their intention to do any against the law. तो हम ये ना डिस्कस करें कि भाई हमने इंटेंशनली उसको सेल कर रहे हैं, प्लेन बैग बेच रहे हैं 10 kgs का, हम उसको यूज ना करें इस वर्ड को। somehow due to some misconcept or the misguidance by the any professional, हम 10 kg का बैग without any label, without any mark और without anything जो legal metrology हमें
बोलती है आई एम इंक्लूडिंग द वर्ड फसाई ऑल्सो, ठीक है, फसाई एक्ट भी जो बोलता है, हम उसके अपार्ट फ्रॉम कुछ हम वॉलेशन के अगेंस्ट, वॉलेशन के साथ हम वो सेल कर रहे हैं, उसके लिए क्वेश्चन हमारे से पूछा जाए ना, पुट अप कर अरुण जी से, ठीक है ना अरुण जी? तो अरुण जी इनका क्वेश्चन ये है कि 10 kg का बैग है जो प्लेन पीपी बैग है, हम उसकी पिक्चर भी अपने इसमें एक बार इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। हाँ, तो अब वो 10 kg का बैग है, वॉट एवर द कमोडिटी इज इन, हमें उससे मतलब नहीं, वो प्लेन है, पीपी बैग है, प्लेन पीपी बैग है। तो आयुष का ये कहना है कि अगर हम उसको सेल करेंगे तो whether we are violating any GST law provision, including FSI, including legal metrology, or we are doing our best, जो कि गवर्नमेंट की इंटेंशन है। सर अगर हम लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के पास जाते हैं, अगर डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें, वहां सेक्शन 18 ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है, एज पर दैट सेक्शन 18 ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, सर नो पर्सन सेल मैन्युफैक्चर पैक सेल डिस्ट्रीब्यूट डिलीवर और व्हाटसोएवर एनी प्री पैकेज कमोडिटी unless such package bears such declarations and particulars in the manners prescribed in the rules। तो सर अगर हम लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स के हिसाब से लें तो सर विदाउट द डिक्लेरेशन, जो आपने बात की कि पीपीजी प्लेन पैकेज में अगर माल भेज दे प्लेन पैकेज में, तो देयर विल बी अ वायलेशन ऑफ सेक्शन 18 ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। पैकेज कमोडिटी रूल्स वो कि डिसाइड करता है, डिक्लेयर करता है कि व्हाट डिक्लेरेशंस टू बी मेड ऑन एवरी पैकेज। वहां पे कुछ कंडीशंस दिए हैं, कुछ दिए हुए हैं कि क्या क्या डिक्लेरेशन हमें देनी है ऑन एवरी पैकेज। बट रूल 6 में सर एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि इन रेस्पेक्ट ऑफ द पैकेजेस कंटेनिंग द फूड आर्टिकल्स, अगर वो फूड आर्टिकल से रिलेटेड है तो then the provisions of these rules is not going to apply, but the provisions specified in the Food Safety and Standard Act 2006 will come into the force। तो अगर हम किसी भी पैकेज पे हम अगर डिक्लेरेशन नहीं दे रहे हैं तो वो हम लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का भी वायलेशन कर रहे हैं। और अगर आपका पैकेज 10 kg से 10 kg का है, दिस मीन्स रिटेल पैकेज का है, तो रिटेल पैकेज के केस में फूड आर्टिकल अगर है तो उसके ऊपर फसाई की एप्लीकेबिलिटी आती है, और हम उस पर अगर हम डिक्लेरेशन नहीं दे रहे हैं तो हम फसाई का भी वायलेशन कर रहे हैं। तो मतलब आपका ये कहना है कि इन दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन वी आर मेकिंग अ वायलेशन ऑफ मोर देन अ वन लॉ, including FSI, including GST, and any more. So, I agree. What we had already discussed in the last more than 20 to 25 minutes, we have to come on the conclusion जो कि मिस्टर सी अरुण बलियान जी ने समझाया है। अब कोई आयुष जी का क्वेश्चन होगा तो इट इज वेरी, यू वांट टू डिस्कस एनी क्वेश्चन? जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, जैसे अभी अरुण जी आपने सिंपल सी बात बोली कि इन केस अगर जहाँ पे फूड एडल्टरेशन या FSSAI एक्ट एप्लीकेबल होगा तो यहाँ पे लीगल मेट्रोलॉजी की डिक्लेरेशंस नहीं देनी है हमें इन केस ऑफ फूड आर्टिकल्स। इट इज नॉट दैट कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट की डिक्लेरेशन नहीं देनी सर। इन द केस ऑफ द फूड आर्टिकल्स वेयर हम रिटेल पैकेजेस के हिसाब से पैकिंग कर रहे हैं तो इन दैट फसाई के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे सर इन रिलेशन टू द लेबलिंग और डिक्लेरेशन पार्ट। ओके, फसाई के रूल्स होंगे डिक्लेरेशन के, वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। लीगल मेट्रोलॉजी की डिक्लेरेशंस भी एप्लीकेबल रहेंगी, बस वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी उसकी जगह फसाई। राइट 30 सेकंड्स में ना ये डिस्कस करना चाहता हूं कि वेयर इट हैज बीन मेंशन्ड कि इन एब्सेंस ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी हमारे ऊपर फसाई एप्लीकेबल हो रहा है। राइट, एक बारी वो आप पार्ट कवर कर दीजिए कि जिसके अंदर ऐसे कौन से केसेस है जहां पे लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट अप्लाई नहीं होगा, फसाई एप्लीकेबल होगा। If I'm not wrong. सर फसाई विल बी एप्लीकेबल इन द केसेस जहां हम रिटेल पैकेजिंग की बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था
कि जो भी रिटेल पैकेजिंग के लिए जो चैप्टर 2 एप्लीकेबल हो रहा है रूल्स का, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का, उसके रूल 6 में लिखा हुआ है कि डिक्लेरेशन क्या क्या देनी है हम लोगों को एक पैकेज के अंदर। बट अगर उस पैकेज में कमोडिटी अगर फूड ग्रेन से रिलेटेड है तो इन दैट केस हम लोगों के ऊपर फसाई के रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। मतलब इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से कि इन दैट सिनेरियो कि अगर हमारा मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ पैकेज वो कितने भी केजीज का है, अगर वो बाय लॉ रिक्वायर्ड है हमें उस पर डिक्लेरेशंस देना लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के हिसाब से, तो उस पर 5% जीएसटी लगेगा। We are still in the very confusion about this kind of the notification issued by the government of India revenue, and just because creating a large and huge confusion about the definitions and applicability of the legal metrology or FSI in the trade of food grain industries or whatever the curd and lassi industries. So we request to the Honorable Finance Ministry, Honorable Finance Minister Sitaraman or the GST Council to come out with the clarification regarding about the sale more than a bags of a commodity of 25 kg. Whatever the label, whatever the mark, and whatever the legal metrology, what will the FSI, whatever the trademark should have to come out. It leads to be a generation of more than a 5,000 crore crores of revenue in future of couple of months to the revenue. So we request from our platform to come out with the clarification about the sale and sale above 25 kg and above what were the scenario to the food industry. There were the few assumptions also given. If we sale below the 25 kg, hai, Mr. Anuji? To the some. Right, sir. There is one more thing. The chapter 2 is also not applicable to the institutional consumers and the industrial consumer. If you are selling like to railway industry or an hotel industry, तो 2 का जो डिक्लेरेशंस के साथ जो रिक्वायरमेंट है वो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होती है।